आजकल के यूथ में बड़ा ही कॉमन और मोस्टली देखा जा रहा है कि इंडिया को मॉडर्न, एक्सप्रेसिव, ग्लोबली कनेक्टेड बना दिया है। पर साथ में ये जनरेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी चुनौतियों से भी जूझ रही है। इन्हें अपने यहाँ पर विश्वास तो है, मगर पेशेंस भी इतना ही कम है। किसी चीज़ में फास्ट रिजल्ट चाहिए, चाहे करियर हो या लाइफ स्टाइल, हर चीज़ में इन्हें फास्ट रिजल्ट होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, जबकि इन्होंने बिना इंटरनेट की दुनिया भी देखी है। इसीलिए इनके पास दोनों एक्सपीरियंस है, मॉडर्न लाइफ भी जीते हैं और कल्चरल प्रैक्टिस भी करते हैं। अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट भी करते हैं और आसानी से बहकावे में भी आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज की जनरेशन में एबिलिटी कितनी है और कितना सही गलत को परख पाते हैं, और इंटरनेट की दुनिया ही इनकी दुनिया कैसे बनती गई। आज की जनरेशन को कहते हैं जेन ज़ी, जिसका मतलब ऐसे लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। भारत में ये जनरेशन यूथ पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 35% से भी ज़्यादा लोग इस देश में जेन ज़ी है, जिनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो दो अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के यूथ। एक तरफ बचपन में पुराने ज़माने के उस समय को जिया है, तो दूसरी तरफ नए ज़माने के बदलते समय के साथ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ग्लोबल कल्चर, OTT प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप और फास्ट लाइफ चेंजिंग डोमिनेट कर रहे हैं। मगर शुरू से लेकर अब तक का बदलाव इनके लिए भी हमेशा सरप्राइजिंग रहा। अगर बात करें 1997 से, जहाँ से इनकी शुरुआत होती है, तो इस टाइम पर लोगों की लाइफ बड़ी सिंपल, ट्रेडिशनल और बड़ा ही पारिवारिक जीवन जीते थे। मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया जैसी चीज़ें आम नहीं थी। लोग आपस में मिलने जुलने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। पड़ोसी, रिश्तेदार और परिवार के साथ समय बिताना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। किसी से बात करने के लिए लैंडलाइन फ़ोन या चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे और केवल कुछ अमीर लोगों के पास ही होते थे। इंटरनेट की भी सुविधाएं थी, पर आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जिन्हें जानकारी थी उनके लिए साइबर कैफेज होते थे। इंटरटेनमेंट के लिए टीवी और रेडियो इकलौता साधन था। दूरदर्शन पर आने वाली फिल्में और धारावाहिक लोगों के बीच लोकप्रिय थी। बच्चे कार्टून देखने के बजाय ज़्यादा बाहर खेलना पसंद करते थे। म्यूजिक सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर और कैसेट प्लेयर का इस्तेमाल करते थे। करियर और एजुकेशन ज़्यादातर ट्रेडिशनल थी। बच्चे पढ़ाई के लिए बुक्स और टीचर पर निर्भर रहते थे। कंप्यूटर जैसी चीज़ें आम नहीं थी, तो स्कूलों में बहुत कम देखने को मिलती थी। करियर के ऑप्शंस लिमिटेड थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स या गवर्नमेंट जॉब। उस समय के यूथ आज की तरह सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम नहीं करते थे। इन सब का एक बड़ा कारण ये भी था कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कुछ ही साल हुए थे, इसलिए देश अभी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था। हालांकि ग्लोबली भी टेक्नोलॉजी अभी बेसिक स्टेज पर थी। हाँ, कुछ कंट्रीज में थोड़ी एडवांस हो गई थी, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, मगर भारत में कंप्यूटर, मोबाइल से चीज़ें होना आम नहीं थी। ये जो टाइम पीरियड था, ये अभी करंटली मॉडर्न बनना स्टार्ट हुआ था। जैसे भारत को मॉडर्न बनाने में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इस टाइम भारत ने दुनिया के लिए पहली बार अपना इकोनॉमिक वे ओपन की। प्राइवेट कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया। इससे नए इंडस्ट्रीज, फॉरेन प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी। कंप्यूटर और IT रिवोल्यूशन हुआ। इंटरनेट आने शुरू हुए। इंटरनेट नई एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी, पर महंगा होना, ऊपर से स्लो होना, और इसे चलाने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, पर ये भी काफ़ी महंगे होते थे। इसीलिए शुरू में इसका यूज़ अमीर लोगों ने किया। फिर कुछ टाइम बाद साइबर कैफेज के ज़रिए आम लोगों के बीच पहुंचा, जिसके ज़रिए आम लोगों ने भी इसका एक्सपीरियंस किया। शुरू में इसका यूज़ सिंपल और बेसिक कामों के लिए होता था, जैसे ईमेल, चैट, इंफॉर्मेशन सर्च, न्यूज़ और एजुकेशन के लिए। फिर कुछ टाइम बाद बात करने के तरीके बदलने लगे। लैंडलाइन फ़ोन के अलावा मोबाइल फ़ोन के दौर शुरू हुए, पर इंटरनेट और कंप्यूटर की तरह ये भी महंगे थे। इसीलिए बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिसर और कुछ पत्रकार, सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला जैसी कंपनीज बेसिक कीपैड फ़ोन लाना शुरू की, जिसमें कॉलिंग, SMS के अलावा रिंगटोन्स, स्नैक जैसे गेम्स की तरह कई ऐसी सारी चीज़ें थी जो लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। जिसके पास मोबाइल होते थे उसे एक अमीर आदमी माना जाता था। उनकी इज्जत और पहचान सबसे अलग होती थी। इनके कुछ फीचर लोगों को ज़्यादा पसंद आती थी, जैसे रिंगटोन्स, गेम्स, इनकी मजबूती, बैटरी बैकअप। एक बार चार्ज कर देने पर 4 से 5 दिन तक इजीली चल जाती थी। उस वक्त मोबाइल फ़ोन होना ही अपने आप में प्राइड फील कराता था। यही वो वजह भी बना जब धीरे धीरे बच्चों में गेम के जरिए अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हुआ। फिर कुछ समय बाद इन सभी फीचर के साथ कैमरा, म्यूजिक सिस्टम और 2G इंटरनेट वाले फ़ोन आने लगे। पहली बार 2003 में कीपैड स्मार्टफोन नोकिया 6600 लॉन्च हुआ।
जिसमें इन सभी फीचर के साथ ईमेल, ब्लूटूथ, फाइल शेयरिंग जैसे कई ऑप्शन थे। इंटरनेट चलाने के लिए याहू, गूगल, ओपेरा मिनी के ऑप्शंस थे। लोगों के लिए ये एक मिनी कंप्यूटर था। फिर अगले 1 साल बाद मार्केट में टच स्क्रीन स्मार्टफोन आने लगे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये फिंगर टच नहीं थे। इनके डिस्प्ले स्टाइलिश से टच करने पर ही काम करती थी। ये एक नई चीज़ तो थी, पर पहले की चीज़ों की तरह ये भी महंगी थी, इसलिए आम लोगों के लिए एफर्टलेस थी। इसीलिए बेसिक कीपैड फ़ोन ज़्यादा पसंदीदा रहा। और भी कई चीज़ें थीं, जैसे बेसिक कीपैड फ़ोन सस्ते और टिकाऊ होते थे, वहीं टच स्क्रीन फ़ोन महंगे और कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती थीं। और इंटरनेट होने के बावजूद भी स्लो होना, ऊपर से महंगा होना एक कारण था, तो आम लोगों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता था। उस टाइम पर कीपैड फ़ोन का क्रेज़ ही अलग था। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का दौर शुरू होता है। 2004 में गूगल द्वारा ऑर्कुट नाम का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है। ये पहली बार हुआ जब दुनिया के लोगों को ग्लोबली कनेक्ट होने का मौका मिला। पहली बार लोगों ने ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाई, ग्लोबली फ्रेंडशिप करना शुरू किया, फोटोज़, मैसेजेस और कम्युनिटीज़ के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश की। उस वक्त इंटरनेट महंगा और स्लो होने पर भी लोग साइबर कैफेज के जरिए इसका इस्तेमाल किया। फिर कुछ समय बाद कॉलेज स्टूडेंट्स में इसका ट्रेंड बना। ऑर्कुट उस समय इंडिया और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। फिर 2005 में यूट्यूब आया। यूट्यूब इकलौता जरिया बना जहां एक आम इंसान का कंटेंट भी पूरी दुनिया देख सकती थी। इसके अलावा लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी देखने की आज़ादी मिली, जबकि इससे पहले ना चाहते हुए भी इन्हें टीवी पर सेलेक्टिव कंटेंट ही देखने पड़ते थे। इससे थोड़ा कुछ अलग हुआ तो VCR जैसी टेक्नोलॉजी आई, जिसमें रील्स वाली कैसेट के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार कुछ देख सकते थे। इससे थोड़ा कुछ और अलग हुआ तो CD DVD की टेक्नोलॉजी आई, जिसमें लोगों की थोड़ी अपनी मर्जी चलने लगी। मगर यूट्यूब इकलौता जरिया बना जहां अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ भी देख सकते थे। पर शुरू में इनिशियल स्लो इंटरनेट की वजह से लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और बाद में ब्रॉडबैंड बढ़ने के साथ ही तेज़ी से पॉपुलर हुआ। फिर 2006 में फेसबुक ऑर्कुट की तरह ही सेम कॉन्सेप्ट लाया, मगर अपनी क्लीन डिज़ाइन, फास्ट लोडिंग, इजी नेविगेशन और हर अपडेट के साथ नए फीचर प्रोवाइड करने की वजह से ऑर्कुट को बीट कर दिया। और फिर 2014 में ऐसा समय आया जब गूगल को इसे शट डाउन करना पड़ा। देखा जाए तो एक तरफ सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हो रहा था, तो दूसरी तरफ फ़ोन स्मार्ट होते जा रहे थे। दोनों तरफ के बदलाव लोगों को बिल्कुल सरप्राइज कर रहे थे। जैसे असल मायने में टच स्क्रीन स्मार्टफोन पहली बार 2007 में एप्पल द्वारा लॉन्च किया गया, आईफोन फर्स्ट जनरेशन के रूप में। ये पहला फ़ोन था जो फिंगर टच था। फिर इसके बाद इंडिया में 2008-9 में फिंगर टच स्क्रीन फ़ोन आने शुरू हुए, जिनके सिम्बियन OS या जावा बेस्ड UI होता था। फिर 2010 के बाद एंड्रॉयड OS के साथ HTC, सैमसंग, मोटोरोला, LG जैसी कंपनीज स्मार्टफोन लाने लगी। अब कीपैड वाले फ़ोन धीरे धीरे गायब हो रहे थे। इन्हीं सब के बीच 2009 में व्हाट्सएप की एंट्री हुई। व्हाट्सएप लोगों को प्राइवेटली कनेक्ट करने में मदद की, इसलिए लोग इसका यूज़ खास तौर पर करना शुरू किए। ये एक ऐसा टाइम था जब फेसबुक का लोग जमकर इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 2010 के बाद इंस्टाग्राम आया। इंस्टा के आने से सोशल मीडिया का पूरा गेम ही चेंज हो गया। जहां फेसबुक और ऑर्कुट ने लोगों को कनेक्ट होना सिखाया, वहीं इंस्टा ने लोगों को एक्सप्रेस और दिखाना सिखाया। शुरू में तो ये सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग ऐप थी, जिसपे लोग फ़िल्टर लगाकर फ़ोटो शेयर करते थे, लेकिन 2012 में फेसबुक ने जब इसे खरीदा और अपना फीचर ऐड किया, तब से ये स्टाइल, स्टेटस और फेम दिखाने का प्लेटफॉर्म बनने लगा। यूथ अपने फैशन, ट्रेवल और लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम को अपना फेवरेट ऐप बना लिया। बॉलीवुड, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर जैसे लोग जब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना शुरू किया, तो लोगों का अट्रैक्शन और तेज़ी से बढ़ा। ये समय सिर्फ इंडिया को मॉडर्न नहीं बना रहा था, बल्कि बचपन में बीते उस दौर को उम्र के साथ साथ सोचने समझने के तरीकों को भी बदल रहा था, जो कभी ब्लैक एंड वाइट की सोच रखते थे। कुछ ही सालों में समय इस कदर बदले कि जो कभी बात करने के लिए लैंडलाइन या चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, वही अब ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉल्स के थ्रू बात करने लगे। यही नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब, OTT जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस और ऐप्स के थ्रू करने शुरू किए। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म भी थे जहां पर लोग अपनी आवाज़ उठा सकते थे। हालांकि ट्विटर आया तो यूट्यूब के समय ही था, पर लोगों ने इसका यूज़ 2010 के बाद करना स्टार्ट किया, जब धीरे धीरे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ जैसे लोग जब इस पर अपना अकाउंट क्रिएट किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर लोग अपनी राय, शिकायत या मुद्दे सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, जिसका असर सीधे गवर्नमेंट, ब्रांड या सेलिब्रिटी से पड़ सकता है। इसके थ्रू किसी सोशल इश्यूज़ पर एकजुट होकर ट्रेंड या कैंपेन चला सकते हैं। इसीलिए इसे आज के टाइम पर इंस्टेंट न्यूज़ और ओपिनियन शेयरिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इन सब के अलावा ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस जैसे कई छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ें डिजिटल होने लगी।
चीज़ें इतना आसान और तेज होने लगी कि सब कुछ घर बैठे और पल भर में मुमकिन हो गई। बस कमी थी तो स्लो इंटरनेट की, वो भी जियो ने 2016 में पूरी कर दी। सच कहें तो जितने भी डिजिटल ट्रेंड बने थे जिनका लोग यूज़ कर रहे थे, इन सब का असली एक्सप्लोजन जियो के आने के बाद ही हुआ। ये एक ऐसा टाइम था जब इंटरनेट सस्ते, स्मार्टफोन कॉमन, पेमेंट कैशलेस, ऑनलाइन शॉपिंग, लर्निंग डिजिटल और इंटरटेनमेंट मोबाइल पर बिल्कुल आसान हो गए। समय समय पर एक्सप्लोजन को बूस्ट भी मिला। जैसे लॉकडाउन के बाद इंडिया डिजिटल से सुपर डिजिटल बन गया। पहली बार लोगों ने डिजिटल चीज़ों का मजबूरी से नहीं, आदत से यूज़ करना शुरू किया और यही आदत पूरे लाइफ स्टाइल के तरीकों को बदल दी। क्योंकि आज की हकीकत यही है कि रियल लाइफ से ज़्यादा डिजिटल लाइफ इंपॉर्टेंट लगने लगी है। पहले के टाइम लोग परिवार और रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते थे, मगर आज के टाइम मोबाइल लाइफ की पहली प्रायोरिटी बन गई है, या फिर कहें कि लाइफ की दूसरी लाइफ लाइन बन चुकी है, जिसके बिना रह पाना मुश्किल हो गया है। आज के टाइम खाने पीने से लेकर फ्यूचर तक सब कुछ डिजिटली डिसाइड किया जा रहा है। पहले लोग डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब की सोच रखते थे, मगर अब कंटेंट फील्ड, फाइनेंस, गेमिंग, स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई चीज़ों में करियर चूज कर रहे हैं। अभी के टाइम पर 100+ ऐसे करियर हैं जो प्रीफर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी और करियर को लेकर सचेत नहीं है। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की टेंशन भी इन पर है, मगर असल में ये खुद को सिर्फ इंडियन सिटीजन की तरह मानकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि खुद को ग्लोबल सिटीजन की तरह सोच रहे हैं। सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर अवेयरनेस दिखा रहे हैं, सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं, जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट तक को हिला सकते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है नेपाल की जेनजी, जो प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। के अलावा वैल्यूज और कल्चर को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करते, मगर ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करते। ग्लोबल कल्चर जैसे के पॉप, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, OTT सीरीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, मगर लोकल कल्चर, देसी मीम्स, स्ट्रीट फूड, रीजनल म्यूजिक को भी इम्ब्रेस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीक साइड भी है। कंपटीशन और एक्सपेक्टेशन की वजह से एंजाइटी ज़्यादा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, पेशेंस बिल्कुल कम, जल्दी रिजल्ट की आदत सी हो गई है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यू में फंसे रहते हैं। इंस्टा जैसे सोशल मीडिया पर खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए हर रोज़ रेस करते हैं। फॉलोअर्स बढ़ाना, रील्स बनाना जैसे नशा सा चढ़ गया है। इंस्टा जैसे सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी स्ट्रांग करने के लिए पब्लिक में शो ऑफ करते हैं। वायरल होने के लिए कभी कभी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी लिमिट, लॉजिक और कभी कभी सेफ्टी तक को इग्नोर कर देते हैं। आपको कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग सिर्फ रील्स बनाने के चक्कर में जान तक दांव पर लगा देते हैं। अच्छा, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजंस देखें तो 5 साइकोलॉजिकल फोर्सेस ही लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर करती हैं। पहला, डोपामाइन लूप। जब कोई रील वायरल होती है या थोड़े लाइक मिलते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो एडिक्शन, थ्रिल, एक्साइटमेंट देता है। ब्रेन को ये रिवॉर्ड पसंद आता है, इसलिए वो और ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट करने को पुश करता है। दूसरा, सोशल वैलिडेशन नीड। ह्यूमन ब्रेन को नेचुरली चाहिए कि लोग पसंद करें, अप्रिशिएट करें, नोटिस करें, और रील्स इस नीड को सुपर चार्ज कर देती है। तीसरा, सोशल कंपैरिजन। जब कोई दूसरे को वायरल होता हुआ देखता है तो ब्रेन में ये ट्रिगर होता है कि मैं उससे कम नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ये कंपैरिजन फ्रस्ट्रेशन प्लस कंपटीशन बन जाता है। चौथा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको शॉर्ट में फोमो बोलते हैं। ब्रेन को डर लगता है कि मैं ट्रेंड मिस कर दूंगा, सब ग्रो कर रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा। इस फोमो में ना चाहते हुए भी लोग ट्रेंड करते हैं, ऑकवर्ड एक्टिंग भी करते हैं, अननेसेसरी रील पोस्ट करते हैं। पांचवा, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्शन। वायरल होने का प्रेशर सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट करता है। ऑनलाइन वर्जन और रियल वर्जन सेम नहीं होते, फिर भी लोग ऑनलाइन आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की चाह में अपनी असली आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करते हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो ना चाहते हुए भी कुछ भी करने को जस्टिफाई कर देते हैं। एक और चीज़ देखी जाती है, कुछ लोग खुद को स्ट्रांगली प्रेजेंट तो कर लेते हैं, पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स फेक न्यूज़, इमोशनल कंटेंट, वायरल ट्रेंड, फ्रेंड या पीयर प्रेशर जैसी चीज़ों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं। इन सब का एक बड़ा कारण ये भी है कि सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, इसीलिए कई बार सही गलत का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। साथ में मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स, जिनके प्रोडक्ट और लाइफ स्टाइल कुछ लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। मगर अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पर सही गाइडेंस मिले तो तेज़ी से बैक कर जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में बैक आना मुश्किल हो जाता है, मगर देर से ही सही पर कर जाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सर्कमस्टेंस से इन्फ्लुएंस है, जैसे रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एब्यूजिव पार्टनर। इन चीज़ों से बैक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये तो सच है कि आज के टाइम पर डिजिटल वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीजनल इम्पैक्ट खत्म हो गया हो। हर स्टेट का अपना इकोनॉमिक, कल्चर और अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी स्टूडेंट्स के करियर इंस्पिरेशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए 2023 में NSDC करियर इंस्पिरेशन सर्वे किया गया था, जिसमें इंडिया के 5 जगहों से 20,000+ स्टूडेंट्स कवर किए गए।
इस सर्वे से पता चला कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपने करियर के बारे में सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से उनके करियर इंस्पिरेशंस लिमिटेड हैं, इसलिए वे आसपास के इन्वायरमेंट और अचीवमेंट अपॉर्चुनिटीज से ही इन्फ्लुएंस होकर अपने करियर चुनते हैं। जैसे अगर किसी एरिया में लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे तो वहाँ के यूथ का इंस्पिरेशन भी गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा निकला, और अगर एरिया बिजनेस फोकस था तो वहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप का इंटरेस्ट ज़्यादा था। कहने का मतलब जहाँ का इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल इन्वायरमेंट जिस तरह के थे, लोगों की सोच भी वैसी थी। सिमिलरली 2024 के सर्वे के अनुसार, जिसमें 25 स्टेट्स के 4968 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए जो 9 to 12 क्लासेस के थे, रिपोर्ट कहती है कि इनमें भी सिमिलर प्रॉब्लम दिखी। मगर अच्छी बात यह है कि 2020 के इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बाय वी बॉक्स के अनुसार ग्रेजुएट लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है। कुछ स्टेट्स में स्किल हब बनते दिखे हैं, जैसे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयबल टैलेंट है। शहरों में ऐसे केंद्र बने हैं जहां एम्प्लॉयबल यूथ ज़्यादा हैं, जैसे लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, कोची, चंडीगढ़। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत 2030 तक एक बड़ा आर्थिक शक्ति और एक प्रमुख स्किल डोनर देश बन सकता है। मगर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा उभरती तकनीकें जैसे ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई जैसी टेक्नोलॉजी भारत की स्किल स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर की नौकरियों में ये टेक स्किल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो इन स्किल्स को तैयार करने की दिशा में भारत को काम करना होगा। इवेंचुअली आज के टाइम पर एआई जैसी टेक्नोलॉजी का लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर भी रहे हैं, क्योंकि ये एक टेक सेवी जनरेशन है, किसी भी नई चीज़ को जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब भारत का स्किल पूल धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। लोग केवल डोमेस्टिक जॉब के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी प्रतिभा देने की ओर बढ़ रहे हैं। मगर जेंडर गैप और स्किल क्वालिटी अभी भी बड़ी चुनौती है। फ्यूचर में एआई जैसे टेक स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी होगी ताकि भारत के युवाओं को आने वाले डिजिटल इकोनॉमिक में बेहतर मौका मिल सके। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलकर काम करना होगा ताकि भारत का युवा स्किल फर्स्ट मीन्स ग्लोबल फोर्स बने। तो ये है आज के जेनजी का पूरा सच। अब बात आती है इस जनरेशन के बाद जनरेशन अल्फा की। अल्फा जनरेशन पहली जनरेशन है जो पूरी तरह डिजिटल और टेक्नोलॉजी से हाइपर कनेक्टेड है। वीडियोस गेम जैसे विजुअल मीडिया के थ्रू हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है। पैदा होते ही स्मार्टफोन, टैबलेट, एआई, यूट्यूब, रील्स, अनलिमिटेड इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस के साथ फैमिलियर हो जा रहे हैं, जिसका एडवांस डिजिटल लिटरेसी जैसे एडवांटेज तो मिल रहे हैं, मगर चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से सोशल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें अगर थोड़े समय के लिए भी स्क्रीन दूर कर दिया जाए तो रोना, चीखना, चीज़ें फेंकना, एग्रेसिव बिहेवियर जैसे रिएक्शन देखे जाते हैं। स्क्रीन एडिक्शन बच्चों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये एक सीरियस ग्लोबल इश्यूज बन गया है। इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।